हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड। अब सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। बट हमने जब डीएनए से एमआरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन हमने देखा, उसके बाद हमने जेनेटिक कोड पढ़ा कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है अमीनो एसिड्स की वो एक कोडॉन के फॉर्म में या जेनेटिक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एमआरएनए पे। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन देखने से पहले एक छोटी सी चीज के बारे में हमें समझना जरूरी है कि ये ट्रांसलेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की जो जरूरत होती है वो होती है दैट इज टीआरएनए। अब टीआरएनए देखिए कैसे होता है एक्चुअली प्रोसेस कि एमआरएनए पे जो भी कोडिंग्स होती है या जो भी कोडॉन्स होते हैं वो एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उन कोडॉन्स को रीड कर सके। तो अमीनो एसिड को लेके आने के लिए जो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि टीआरएनए उन कोडॉन्स को रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग एक अमीनो एसिड को लेके आता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कंसेप्ट के ऊपर हम देखते हैं कि सबसे पहले टीआरएनए एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल, ये हमारा बुक में टॉपिक है, और उसी में हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जो कि आपको आगे ट्रांसलेशन के अंदर दिया है ये कंसेप्ट, बट हम इसी के साथ पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे टीआरएनए एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल। इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये जो इसमें एक एंटीकोडॉन लूप होता है, ये एक स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें ये 3 लूप्स हमको दिखाई देते हैं, जिसमें टी-साई-सी लूप है, डीएचयू लूप है, जो कि अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने में और उसका राइबोसोम के साथ बाइंड करने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम ये तीसरा एक लूप देखते हैं दैट इज एंटीकोडॉन लूप। ये एंटीकोडॉन लूप में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कोडॉन होते हैं। अगर कोडॉन में AUG है तो एंटीकोडॉन क्या होगा, ये पेयर करेगा ए के साथ, कौन सा बेस पेयर जो है पेयर अप करेगा, तो ए के साथ पेयर करेगा यू, क्योंकि ये आरएनए है तो इसमें हम देखेंगे थाइमिन नहीं आएगा, यूरासिल आएगा। यू के साथ पेयर अप करेगा ए, और जी के साथ पेयर अप करेगा सी। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू द कोडॉन्स यहाँ पे एंटीकोडॉन्स अवेलेबल होते हैं जो कि इनके साथ पेयर अप करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरे कोडॉन होते हैं तो यहाँ पे इसके अपोजिट एंटीकोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे हमारे बॉडी में नंबर ऑफ टीआरएनए होते हैं जो अलग अलग कोडॉन्स को रीड करते हैं। बेसिकली कोडॉन 64 होते हैं और टीआरएनए 29 to 30 होते हैं। मतलब एक टीआरएनए एक से ज्यादा कोडॉन को रीड कर सकता है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलने का रीजन क्या है कि ये पहले तो एंटीकोडॉन के जरिए कोडॉन्स के साथ पेयर अप करता है, मतलब कोडॉन्स को रीड करता है। ठीक है, एमआरएनए पे जो भी कोडिंग्स है उनको ये रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग ये एक अमीनो एसिड को लेके आता है। और अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो होती है वो 3 प्राइम पे होती है, जहां पे CCA कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है हम रीड करते हैं हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो ये 5 प्राइम है तो इधर ये जा रहा है 3 प्राइम की तरफ, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में हम इसको रीड करते हैं, तो CCA। और इसको हम एक्सेप्टर साइड बोलते हैं क्योंकि इस साइड पे जो है अमीनो एसिड बाइंड होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड होता है। तो अगर ये AUG कोडॉन के लिए अगर इस पे UAC एंटीकोडॉन है तो यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा लाया जाएगा? जैसे हमें पता है AUG किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन, तो यहाँ पे अमीनो एसिड जो लाया जाएगा वो लाया जाएगा मिथियोनिन। ठीक है, और इसका एक और कंसेप्ट भी है कि ये जो है ये स्टार्टिंग टीआरएनए होता है जो मिथियोनिन को लेके आता है। मतलब हमेशा प्रोटीन चेन में जो पहला अमीनो एसिड ऐड होगा वो मिथियोनिन होगा, क्योंकि हमने देखा था एमआरएनए का स्टार्टिंग कोडॉन क्या होता है, AUG, जो कि कोड करता है मिथियोनिन के लिए। और हमेशा पहला जो अमीनो एसिड प्रोटीन चेन में ऐड होता है या पहला टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में जो आता है वो कौन सा अमीनो एसिड लेके आता है, मिथियोनिन लेके आता है। अब ये यूकैरियोट के केस में मिथियोनिन लेके आता है, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में ये होता है एन फॉर्मिल मिथियोनिन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन फॉर्मिल मिथियोनिन। ये यूकैरियोट के केस, प्रोकैरियोट के केस में होता है, लेकिन यूकैरियोट में सिर्फ मिथियोनिन होता है। ठीक है,
तो ये था कंसेप्ट टीआरएनए के बारे में कि टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, बिकॉज टीआरएनए इज रीडिंग द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए as well as simultaneously it is taking the amino acid from the cytoplasm to the site of protein synthesis. That is, it is forming the connection between the mRNA and protein synthesis. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब ये टीआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होता है, अवेलेबल होता है, और वहीं पे अमीनो एसिड भी साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक चार्ज टीआरएनए तैयार होता है जो कि एक अमीनो एसिड को लेके जाता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसी प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, मतलब खाली टीआरएनए को अमीनो एसिड के साथ बाइंड करना। तो यहाँ पे पहली प्रोसेस, ये 2 स्टेप में ये डिवाइड होता है प्रोसेस। पहला प्रोसेस होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरे प्रोसेस पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड विथ टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसा होता है। तो इसके लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अमीनो एसिड एटीपी के साथ मिलता है, एंजाइम के साथ मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अमीनो एसिड के मदद से और एंजाइम के मदद से और एटीपी के मदद से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसे होता है, एटीपी जो है इसके पास एनर्जी होती है और ये एनर्जी डोनेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये एटीपी अपनी एनर्जी डोनेट करता है, मतलब एटीपी में ट्राई फॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। मतलब अमीनो एसिड के साथ अब क्या आ गया, एएमपी आ गया, मतलब 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए, एनर्जी रिलीज हो गई और ये एंजाइम के साथ ये जुड़ गया। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड होता है टीआरएनए के साथ। ठीक है, और ये टीआरएनए के साथ जब बाइंड होता है तो एएमपी और एंजाइम अलग निकल जाते हैं और बाइंडिंग किसकी होती है, टीआरएनए की बाइंडिंग होती है अमीनो एसिड के साथ और फॉर्मेशन किसका होता है, टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि अब ये जो टीआरएनए है ये फुल्ली चार्ज टीआरएनए, इसमें एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इस पे नीचे ऐसे एंटीकोडॉन है, ऊपर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड पे। अब ये तैयार है फॉर अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम एक्चुअल ट्रांसलेशन की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अभी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम बोलते हैं एमआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमआरएनए इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसमें एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम किसका होता है, टीआरएनए का, जो कि अमीनो एसिड को सारे साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करके लेके आता है एट अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि है राइबोसोम। मतलब बहुत क्लियर है कि ये प्रोसेस जो होने वाली है ये साइटोप्लाज्म में होने वाली है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो होता था न्यूक्लियस में। इसके भी पहले अगर हम याद करते हैं तो रेप्लिकेशन हमने देखा था, रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होता है क्योंकि डीएनए से डीएनए बनने का काम भी न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का भी काम न्यूक्लियस में होता है। बट आरएनए जब बन जाता है और वो बाहर आता है न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब साइटोप्लाज्म में ये एग्जैक्ट प्रोसेस कहाँ पे होती है, राइबोसोम में। ठीक है, अब इसके बारे में हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स बुक में डिस्कस किए गए हैं। बाकी प्रोसेस तो कॉमन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बुक में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिनको हम कवर कर लेते हैं। बात करते हैं 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सारे सेल में और ये 20 अमीनो एसिड्स के ही कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन बनाए जाते हैं। दिस 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। यहाँ पे पहले तो डीएनए पे होती है इन्फॉर्मेशन वैसे, और डीएनए से अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे कॉपी होती है, एमआरएनए पे, और इसी एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, डीएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जैसे कि हमने बोला ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैज बीन, इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए, और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसा प्रोटीन बनने वाला है, किस तरीके का प्रोटीन बनने वाला है। तो बेसिकली डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड फाइनली एमआरएनए कंटेन्स द कोडॉन्स और जेनेटिक कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए सर्व्स एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमने 3 टाइप के आरएनए के बारे में देखा है, दैट इज
mRNA, rRNA और tRNA। तो तीनों ही आरएनए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम फॉर्म करता है, ठीक है। tRNA जो अमीनो एसिड को लेके आता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड mRNA पे वो कोडॉन्स होते हैं, वो सीक्वेंस होता है डीएनए का, जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और एक प्रोटीन की लॉन्ग चेन बनती है। देखो दोस्तों, हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो स्पेसिफिक होता है, उसकी पूरी जेनेटिक कोड हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। अगर एक भी प्रोटीन गलत लग जाता है तो इससे बड़े, कोई छोटे से छोटा बोलो या बड़े से बड़ा डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि हमने इसके पहले एक डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, सिकल सेल एनीमिया। वो भी कुछ ऐसे ही होता है, एक छोटा सा अमीनो एसिड एक पहले तो जेनेटिक लेवल पे बेस पेयर शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके वजह से एक अलग कोडॉन तैयार होता है और उसके वजह से एक अलग अमीनो एसिड कोड होता है। जनरली वहां पे हम देखते हैं ग्लूटामाइन होता है, ग्लूटामाइन की जगह वैलिन ऐड हो जाता है और उसके वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है 6th पोजीशन पे। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में ये आरएनए का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है, एमआरएनए जो है वो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, उस पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अमीनो एसिड ऐड होते हैं। और तीसरा हम बोलते हैं आरआरएनए, जो कि राइबोसोम फॉर्म करने में हेल्प करता है और उसी से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब आगे देखते हैं, दैट इज 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए। ग्रुप प्रेजेंट ऑन द राइबोसोमल, यहाँ पे है राइबोसोम इज अ साइट ऑफ सब प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमने अभी डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म में एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम पे होता है। इसके बाद ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, प्रोटीन सिंथेसिस 2 राइबोसोम के सब यूनिट्स के बीच में होता है। एक राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट होता है, एक राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट होता है, और इन दोनों के बीच में ये जो मार्कर आप देख रहे हैं सीधा, ये एमआरएनए कंसीडर कीजिए, इन दोनों के बीच में एमआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों सब यूनिट के बीच में एक छोटा सा ग्रुप, एक छोटा सा गैप है। सो दैट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द एमआरएनए। वो एमआरएनए को भी प्रोटेक्ट करता है एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम से या न्यूक्लियेसेस एंजाइम से, और साथ ही में वो प्रोटीन की जो चेन बनती है उसको भी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सेल्यूलर एंजाइम, सेल्यूलर डाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्टेप कि ये पूरी स्टेप जो है वो यूकैरियोट्स में जो है वो हम देखते हैं कि, या प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं कि 3 स्टेप में होती है। पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स जो बुक में दिए गए हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट 3 स्टेप्स के बारे में। तो पहला स्टेप है इनिशिएशन, जहां पे कैसे हम देखते हैं इनिशिएट होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो होता क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एमआरएनए अवेलेबल है, वी हैव द लॉन्ग एमआरएनए मॉलिक्यूल हियर, ठीक है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब 5 प्राइम पे हमने देखा था, जब हमने आरएनए का मैच्योरेशन देखा था, इसमें मिथिल ग्वानोसिन कैप, तो इस मिथिल ग्वानोसिन कैप को रिकॉग्नाइज करता है छोटा राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है स्टार्टिंग कोडॉन हमेशा क्या होते हैं, AUG। ठीक है, तो उस जगह पे, पहले कोडॉन की जगह पे ये बाइंड हो जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और लार्जर सब यूनिट यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। अब ये स्मॉलर सब यूनिट जैसे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं राइबोसोम जो है अलग अलग टाइप का होता है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो है वो कौन से टाइप का होता है, याद करिए, ATS। ठीक है, और प्रोकैरियोट में 70S। तो यूकैरियोट में छोटा सब यूनिट जो है वो कितने इसका होता है, दैट इज कितने स्वेडबर्ग यूनिट का होता है, ये होता है दैट इज हमारे पास 40S का, और ये होता है 60S का। ठीक है, दोनों को मिला के 80S का सब यूनिट बनता है। तो ये जो हमारा राइबोसोम है, तो राइबोसोम के ये जो छोटा सब यूनिट है, ये एक साइट प्रोवाइड करता है एमआरएनए बाइंडिंग साइट। तो इट इज हैविंग एमआरएनए बाइंडिंग साइट, मतलब स्मॉल सब यूनिट के पास एमआरएनए को बाइंड करने के लिए जगह होती है, साइट होती है। ठीक है, वहीं पे एक बड़ा सब यूनिट जो है 60S, इसके पास 3 साइट होती है टीआरएनए को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 इसमें रीजन में। यहाँ पे 1, 2, 3 साइट है फॉर द एडिशन, फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट हैज 3 साइट्स फॉर बाइंडिंग ऑफ
फॉर बाइंडिंग ऑफ tRNA। तो इट हैज 3 साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ tRNA। अब ये 3 साइट कौन कौन सी है? तो सबसे जो 5 प्राइम एंड की तरफ होती है दैट साइट इज एग्जिट साइट, ठीक है। जो 3 प्राइम की तरफ होती है एकदम, तो ये साइट जो है दैट इज एक्सेप्टर साइट, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं एक्सेप्टर साइट, या इसको अमीनो एसिड साइट भी बोलते हैं, अमीनो एसिड साइट, क्योंकि यहाँ पे नए नए अमीनो एसिड कौन लेके आता है? tRNA लेके आता है। और ये जो साइट होती है दिस इज पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने में हेल्प होती है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, एक के बाद एक अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, कौन से बॉन्ड की हेल्प से? पेप्टाइड बॉन्ड। तो एग्जिट साइट यहां पे लिख देते हैं हम, एग्जिट साइट, पेप्टाइडल साइट, और तीसरा हमने लिख दिया एक्सेप्टर साइट या अमीनो एसिड साइट। तो दिस इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स है। अभी भी इसमें एक छोटी सी चीज की कमी है, फर्स्ट tRNA। पहला tRNA यहाँ पे कौन सा आएगा? दैट इज tRNA विच इज कंटेनिंग मिथियोनिन। हमने देखा था लास्ट टाइम, tRNA जिसमें मिथियोनिन प्रेजेंट होता है वो tRNA आएगा। मतलब यहाँ पे मैं ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं निकालता, तो A के साथ कौन पेयर अप होगा? U के साथ A और G के साथ C, और ये tRNA कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा? मिथियोन। यहाँ पे इसको अगर हम दिखाए तो रेड कलर के मार्कर से हम अच्छे से शो करेंगे, A के साथ U के साथ A और G के साथ C, और ये लेके आया मिथियोन। तो पहला tRNA एकलौता tRNA होता है। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है समझने जैसा। पहला फर्स्ट tRNA इज द ओनली tRNA विच बाइंड्स एट द पेप्टाइडल साइट, ठीक है। द फर्स्ट tRNA इज द ओनली tRNA, पहला tRNA ही एक tRNA होता है जो कि पेप्टाइडल साइट पे बाइंड करता है। ऑल द अदर tRNA बाइंड फर्स्ट एट द एक्सेप्टर साइट। तो हर जो tRNA आएगा नेक्स्ट वो सबसे पहले कहां पे बाइंड करेगा? एक्सेप्टर साइट, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। Now the initiation complex has been completed. We have added the mRNA in the cytoplasm. Then on that mRNA, the binding of small ribosomal subunit takes place, which is having the one ribosomal bindings RNA binding site. After that, a larger subunit bind on the mRNA again, which has 3 sites for binding of the tRNA. At peptidal site, the first tRNA containing methionine comes and bind, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एलोंगेशन। अब एलोंगेशन में इसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, मतलब एक के बाद एक tRNA आते जाएगा और ये प्रोटीन के अमीनो एसिड के ऊपर एक के बाद एक अमीनो एसिड बाइंड होते जाएगा और प्रोटीन की लॉन्ग चेन बनते जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एलोंगेशन के बारे में। अब एलोंगेशन में देखिए होता क्या है। एलोंगेशन में सेम सब यूनिट हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सेम सब यूनिट हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये mRNA है हमारा, रेड कलर में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द mRNA, दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। सो दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज ये इस तरफ के डायरेक्शन में अब ये क्या करेगा? रन करेगा। mRNA अपनी जगह पे रहेगा, बस ये जो राइबोसोम का सब यूनिट है वो रन करेगा टूवर्ड्स द 3 प्राइम बाय 1 कोडॉन। एक एक कोडॉन से ये आगे सरकते जाता है, जिसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब ये AUG जो है पेप्टाइडल साइट पे, तो अब ये जब एक कोडॉन आगे जाएगा तो AUG जो है वो एग्जिट साइट पे आ जाएगा और A साइट पे, ये A साइट और P साइट हम देखेंगे खाली रहेंगे। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले 3 यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सेप्टर साइट, एग्जिट साइट और पेप्टाइडल साइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक tRNA था अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टर साइट पे भी मान लो एक tRNA, यहाँ पे दूसरा कोई कोडिंग है U, ठीक है। तो यहाँ पे भी दूसरा कोई एक, ये मान लो कि यही पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दूसरा कोई एक आ गया U tRNA दैट इज A। और ये कौन सा U कौन से कोडॉन, कौन सा अमीनो एसिड स्पेसिफाई करता है? फिनिलएलनाइन। तो ये दोनों आ गए। अब होगा क्या? अब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसी प्रोसेस में हो रहा है। अब यहाँ पे हमको और आगे इसको बढ़ाना है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो मिथियोनिन है ये अब इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा,
ये मिथियोनिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, फिनिलएलनाइन के साथ। तो मिथियोनिन जंप करेगा फ्रॉम हियर टू हियर और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये जो टीआरएनए है ये अनचार्ज हो जाएगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो एंजाइम लगेगी वो होगी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब देखो, अब ये खाली हो चुका है, ये जो टीआरएनए है ये अनचार्ज हो चुका है, मतलब इसमें कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। अब ये एक ट्रांसलोकेशन होगा, मतलब ये एक कोडॉन आगे सरकेगा। तो होगा क्या कि ये जो AUG है, ये AUG इधर आ जाएगा एग्जिट साइड पे और इसका जो खाली टीआरएनए है ये भी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो AAA वाला जो टीआरएनए एंटीकोडॉन AAA, तो यहाँ पे UUU और AAA वाला जो टीआरएनए है इसमें हम देखते हैं कि 2 अमीनो एसिड अटैच है, फिनिलएलनाइन और मिथियोनिन, ठीक है। ये कौन से साइड पे आ गया, पेप्टाइडल। एक्सेप्टर साइड खाली हो गई। अब एक्सेप्टर साइड जो खाली हो गई, यहाँ पे नया टीआरएनए आएगा। मान लो यहाँ पे हम दे देते हैं CAA। तो CAA जैसे कि ग्लूटामाइन होता है, तो ग्लूटामाइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक नया टीआरएनए आ गया, एक नया अमीनो एसिड लेके। अब ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे एक और, यहाँ पे फिर से ये दोनों यहाँ पे इनका बॉन्डिंग टूट जाएगा, ये दोनों इधर चले जाएंगे और यहाँ पे मिथियोनिन, फिर फिनिलएलनाइन और ग्लूटामाइन तीनों ऐड हो जाएंगे और ये टीआरएनए फिर से खाली हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो एक और कोडॉन आगे सरकेगा जिसको हम अगेन बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, और ये जो टीआरएनए है ये बाहर निकल जाएगा और ये अनचार्ज टीआरएनए एग्जिट साइड पे आ जाएगा। ये एग्जिट साइड यानी बाहर निकालने वाली साइड, और ये जो टीआरएनए है अनचार्ज वो एग्जिट साइड पे आ जाएगा। ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे एक्सेप्टर साइड फिर से खाली हो जाएगी, फिर से यहाँ पे नया टीआरएनए आएगा, ठीक है, अमीनो एसिड लेके। बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन जो है वो बनती रहेगी। और बॉन्ड किसके एंजाइम की वजह से फॉर्म हो रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये हो रहा था हमारा एलोंगेशन, बार बार ये राइबोसोमल सब यूनिट आगे आगे की तरफ जाएगा, मतलब 3 प्राइम की तरफ जाएगा। अब लास्ट में हमें पता है टर्मिनेशन में लास्ट में 3 कोडॉन होते हैं, उआ, ऊ, उगा। 3 में से कोई भी होगा, मान लो उआ, UAA, UAG, ऊ, UGA, उगा, उआ, ऊ, उगा। तो इनमें से तीनों में से कोई भी अगर है तो अब फाइनली जब ये रीच करेगा इन स्टॉप कोडॉन पे, तो स्टॉप कोडॉन जब एक्सेप्टर साइड पे आएगा तो अब हम तीसरा डायग्राम निकालेंगे। ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, इनके बीच में से ये mRNA और mRNA में ये इनसाइड यहाँ पे ये अनचार्ज टीआरएनए होगा, यहाँ पे ये टीआरएनए होगा जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेप्टर साइड पे एक कोडॉन आ जाता है, दैट इज UAA या UGA या UAG, हुआ होगा तीनों में से कोई भी। अब इसको रीड करने के लिए यहाँ पे कोई देयर इज नो एनी टीआरएनए फॉर रीडिंग द स्टॉप कोडॉन। So at this point of termination, there is a factor called as releasing factor comes in the case. तो यहाँ पे एक releasing factor नाम का एक प्रोटीन आता है and it binds at the acceptor site. तो यहाँ पे हम इसको releasing factor को कुछ ऐसा निकालते हैं। So this is the releasing factor which comes and binds at the site or the termination point and it releases the protein chain. It cuts the protein chain. तो ये प्रोटीन चेन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। पेप्टाइडल चेन, जो पेप्टाइड इतनी बड़ी पेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज रिलीज बाय द रिलीजिंग फैक्टर। नाउ पेप्टाइड चेन अब रिलीज हो चुकी है, मान लो ये पेप्टाइडल चेन रिलीज हो चुकी है, तो अब ये राइबोसोम और बाकी के चीजों का भी कोई काम नहीं होता। पेप्टाइडल चेन रिलीज हो गई तो धीरे धीरे राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट निकल जाता है नीचे, लार्जर सब यूनिट निकल जाता है, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर भी अलग हो जाता है। दैट मीन्स ऑल द मटेरियल डिसोसिएट्स यानी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं टर्मिनेशन होता है और इस तरीके से फाइनली हमारे पास ये प्रोटीन चेन अवेलेबल है। बट ये प्रोटीन अभी भी फंक्शनल नहीं होता, ये प्रोटीन अब फंक्शनल एक्टिव बनने के लिए ये गोल्जी बॉडी में जाता है, हमको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये है अभी, यानी राइबोसोम वहीं पे होते हैं। तो यहाँ से ये गोल्जी बॉडी में जाता है, फिर उसका मॉडिफिकेशन होता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है वेसिकल्स में और फाइनली वो एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है। तो ये था ट्रांसलेशन
और ट्रांसलेशन ये ऐसा प्रोसेस है कि इसको इमेजिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ट्रांसक्रिप्शन को भी और ट्रांसलेशन को भी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे एमआरएनए एक ही जगह पे है, बस ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो एक कोडॉन बेचारा आगे सरक रहा है, ठीक है। फाइनली वो रीच करता है एट द एंड, ठीक है। तो आरएनए इज लाइक अ रोड, आरएनए इज लाइक अ रोड और ट्रेन की पटरी, ठीक है। एंड द राइबोसोम इज लाइक अ ट्रेन और अ बस, ठीक है, जो कि उस रोड पे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। टर्मिनेशन पॉइंट पे आके उसकी चेन भी बन जाती है पूरी प्रोटीन की, प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है, और या फिर हम देखते हैं कि पूरी प्रोसेस भी एंड हो जाती है, रास्ता भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब अलग हो जाती है, एमआरएनए भी बेचारा अलग हो जाता है, और एमआरएनए तुरंत उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या न्यूक्लियस एंजाइम खत्म कर देती है। इसी वजह से एमआरएनए को हम शॉर्ट लिविंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत कम समय के लिए ये स्मॉल, मतलब उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उसको दूसरी एंडोन्यूक्लियस या न्यूक्लियस एंजाइम आके खत्म कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल होता है एमआरएनए। और यहाँ पे हमारा ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, ये खत्म हो चुका है। इसका एनिमेशन ऑलरेडी मैंने ट्रांसक्रिप्शन के वीडियो में दिया है, उसमें टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में उस जो वीडियो में हमने देखा था एनिमेशन के, उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी दिया और उसके आधे वीडियो के बाद ट्रांसलेशन भी दिया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं आज भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को यानी उस एनिमेशन को भी देखिए, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन का भी एनिमेशन है और ट्रांसलेशन का भी एनिमेशन है। तो आपका ये जो इमेजिनेशन पावर अगर वीक भी होगा तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रोसेस और अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे, मेरा लेक्चर समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको ऐसे ही मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सारे मिलकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।